गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक इक्वेशन जो दे रखी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन को लिया था एक्स और वाई में 2D के अंदर, या तो वो पेयर ऑफ लाइंस देती है या सर्कल या फिर पैराबोला या इलिप्स और हाइपरबोला। इक्वेशन देने के बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई जो है वो हमने उसका नाम दिया है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला या फिर पेयर ऑफ लाइंस। लेकिन अब इसका रिवर्स क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन नहीं दे रखी है, उस कर्व का नाम दे रखा है अर्थात सर्कल दे रखा है। तो सर्कल के इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना, नाम दे रखा है पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। इलिप्स दे रखा है तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। जितने भी कर्व्स होते हैं वो कर्व्स जो है वो कंडीशंस को फॉलो करते हैं और अपना एक पाथ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आम को फलों का राजा कहते हैं। आम सभी को बहुत पसंद होते हैं। किसी गांव में एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। उनका बहुत बड़ा बंगला था, बगीचा भी था। उस बगीचे में 2 आम के पेड़ थे। गांव के जो बच्चे हैं जब आम लगते थे तो पत्थर मार के उनको तोड़ देते। जमींदार बहुत परेशान था, उसकी रखवाली नहीं कर पाता था। उस जमींदार ने एक नौकर को रखा और उस नौकर को ये निर्देश दिया कि जो ये 2 आम के पेड़ है उनसे बराबर दूरी पर खड़े रहना है। और जमींदार ने आकर मान लेता है एक आम का पेड़ A है और दूसरा B है, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। जमींदार ने नौकर को इस पॉइंट पर खड़ा कर दिया। ये पॉइंट जो है वो इन दोनों आमों के पेड़ से बराबर डिस्टेंस से ऊपर था। मान लें तो ये पॉइंट जो है वो C पॉइंट है जहाँ पर सर्वेंट को या नौकर को खड़ा किया। जमींदार नौकर को इंस्ट्रक्शन देके खड़ा करके चले गए। जमींदार को थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती थी। जब जमींदार वापस आया तो नौकर को देखा कि नौकर जो है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। जमींदार ने उस नौकर को डांटा कि मैंने तुम्हें यहां खड़ा किया था और तुम इस तरह से क्यों घूम रहे हो। नौकर ने कहा था कि आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि दोनों पेड़ों से बराबर दूरी पर, मैं अब भी उसे इंस्ट्रक्शन की पालना कर रहा हूं। बाय द वे नौकर यहां हो, इस पेड़ से नौकर का डिस्टेंस ध्यान रखना, पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा हम डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। इसके इससे डिस्टेंस ये होगी। अब ये 2 ट्राइंगल बन गए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्योंकि ये 90 है। ये साइड जो है वो कॉमन है, ये दोनों बराबर है। ये साइड हो गई, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसलिए SAS सर्वांग सम की शर्त कॉन्ग्रुएंसी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों जो त्रिभुज है दोनों सर्वांग सम होंगे तो उसके दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। दोनों पार्ट इक्वल होने का मतलब हुआ कि ये बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये इसके इक्वल हुआ। तो सर्वेंट जो है वो इस पॉइंट से यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर बराबर डिस्टेंस पे है। यदि सर्वेंट की स्थिति यहाँ हो तब भी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। यदि सर्वेंट की स्थिति यहाँ हो तब भी उस इंस्ट्रक्शन को अर्थात उस निर्देश को अर्थात इस सर्वेंट की पोजीशन A और B से हमेशा बराबर दूरी पर रहेगी यदि सर्वेंट का पाथ ये वाला हो। अब इस पाथ को यदि आप ध्यान से देखते हो, ये सारे पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर देते हो, यदि कंटिन्यूस हो तो इसको मैथमेटिक्स में
स्थान को ये बोलते हैं बिंदु पथ, इंग्लिश में कहते हैं लोकस। बिंदु मीन्स पॉइंट, पथ संस्कृत वर्ड है, मैं लिख देता हूं उसको पाथ। इसका मतलब हो गया दिस इज पाथ ऑफ द पॉइंट, किसी बिंदु का बिंदु पथ। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट में जो सर्वेंट की स्थिति है उस पर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है कि जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी, जो आम के पेड़ थे, उससे हमेशा बराबर दूरी पर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिंक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है, अर्धक, जिसको बोला है बाइसेक्टर। लेकिन ये अर्धक 90 के ऊपर है, इसलिए इसका सही नाम होगा लंब अर्धक। इंग्लिश में बोलते हो तो ये बन जाएगा राइट बाइसेक्टर। इसका मतलब कि यदि कोई बिंदु दिए गए दो बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर रहे तो उस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो हमेशा लंब अर्धक होगा। इंग्लिश में यदि मैं बोलूं, locus of a point which is equidistant from two given fixed point is always a right bisector of the line joining the given two fixed point। तो जब इस पॉइंट पे कंडीशन अप्लाई की तब इसने अपना पाथ बनाया। ये पाथ कैसा दिखाई दे रहा है? ये पाथ एक लाइन है, लाइन बहुत सारी है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन स्लांटिंग है, तो ये लाइन स्लांटिंग है। तो यहाँ पर जो पाथ बन रहा है वो लाइन है, लेकिन इस लाइन की खास बात क्या है कि ये इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड्स इक्वली, इसलिए इसका नाम अर्धक होगा। अब अर्धक कैसे? बाय द वे ये मिड पॉइंट, ये भी अर्धक, ये भी अर्धक, ये भी अर्धक, ये भी अर्धक। कितने अर्धक? इनफाइनाइट। लेकिन लंब अर्धक इसमें से केवल और केवल एक ही होगा, क्योंकि ये 90 केवल एक ही लाइन बनाएगी। बाकी के यदि एंगल देखते हो तो ये न्यून कोण बनता है, ये अधिक कोण बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। इसलिए इसका जो लोकस है, इसका जो बिंदु पथ है वो कैसा है? यूनिक, अद्वितीय। इसलिए सर्कल यदि मैं नाम बोलता हूं तो वो किसी न किसी बिंदु का बिंदु पथ होगा और वो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी न किसी नियम को वो फॉलो करता है। इसी तरह से पैराबोला भी फॉलो करेगा, इलिप्स भी फॉलो करेगा और हाइपरबोला भी फॉलो करेगा। इस तरह से बहुत सारे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। बिंदु पथ, बिंदु मीन्स पॉइंट्स, पाथ, दोनों को मिला के पाथ ऑफ द पॉइंट्स विच मूव्स, घूमता है, अंडर द गिवन कंडीशन। और कंडीशन सर एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये जो पार्ट है बिंदु पथ, लोकस, स्टूडेंट डरता है इसको। 9th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन होता है 9th 10th के अंदर, लेकिन समझ ही नहीं पाता इसको। ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जान है, वो चाहे 2D हो चाहे 3D हो। इसके बिना न तो लाइन होती है, न सर्कल होता है, न पैराबोला, न इलिप्स, न हाइपरबोला, न प्लेन, न स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, न शंकु, न पैराबोलॉइड, न स्फीयर। सब के सब इसको फॉलो करते हैं। सब ये जब हम आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में हम बात करते रहेंगे, लेकिन इसके बिना जब इसको फॉलो करता है तब जाके उसकी इक्वेशन बनती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, निर्देशांक ज्यामिति,
लोअर क्लासेज में ज्यामिति को प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल बोला जाता है, दिमाग में उसका एक दृश्य, उसका एक सीन उभरता है कि ट्रायंगल क्या होता है। सर्कल मैंने बोला तो सर्कल का डायग्राम उभरता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैथ्स पढ़ते हो, और मैंने लिखा, मैंने पहले भी बताया था, आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए केवल इक्वेशन है, वो इसको पढ़ता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, उसके लिए केवल समीकरण है। लेकिन यदि वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये वृत्त है, ये सर्कल की इक्वेशन है। यदि ये सर्कल है तो उसका सेंटर उसको मालूम है, ऑरिजिन 0,0, उसको इसकी रेडियस मालूम है, दैट इज 5। ये मैथ्स का स्टूडेंट जानता है, यदि उसने मैथ्स ढंग से पढ़ा है तो। अदरवाइज केवल ये इक्वेशन का काम करता है। तो हमारे पास में दो बातें हैं। यदि उस बिंदु पथ का नाम मालूम है तो उसकी इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, और यदि इक्वेशन मालूम है तो उसका नाम मालूम होना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया है, जो आपने पढ़ा है कि इक्वेशन मालूम थी, हमने नाम मालूम किया। अब रिवर्स पार्ट, नाम मालूम है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, किसके थ्रू जाता है, बिंदु पथ, लोकस। तो सर्कल है तो सर्कल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। मीन्स वो कौन सा पॉइंट जो इस तरह से मूव करे किसी समतल के अंदर के सर्कल की आकृति उभरे। पॉइंट मूव कर रहा है अर्थात उसकी पोजीशन बदल रही है, अर्थात उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, अर्थात एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको समझते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from the points 0,1 is equal to the distance measured from x-axis. जब भी आप क्वेश्चन करते हो, चाहे वो कैलकुलस का हो या एलजेब्रा का हो या ज्योमेट्री का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, आपको उसे एनालाइज करना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द लोकस, जैसे दिमाग में लोकस आता है, ये हिडन फॉर्म में है, छुपा हुआ है, दो पार्ट में है। पहला कौन सा, नेम ऑफ द लोकस, जो आकृति उभरी है, जो पाथ बना है, उसका नाम क्या है। और दूसरा इक्वेशन ऑफ द लोकस, उस पाथ का इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब, यदि आप 2D में पढ़ रहे हो, रिलेशनशिप between x and y, means the equation whatever it is, it must be like this. Find the locus, hidden form में है ये। जनरली आप इक्वेशन कैलकुलेट करते हो, लेकिन उस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद में आपको नाम भी मालूम होना चाहिए। कई डेफिनेशन स्टैंडर्ड होती है, डेफिनेशन कहीं ऊपर से नहीं आती है, डेफिनेशन बनती इसी से ही है, इसी से बनती है। Find the locus of a point which moves in such a way. ध्यान रखना, हम 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट कहां पर मूव कर रहा है, प्लेन में, समतल। मैं स्पष्ट कर रहा हूं वापस। Find the locus of a point which moves in such a way that its distance, उसकी दूरी कहां से
0,1 से पॉइंट दे रखा है, फिक्स्ड पॉइंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, जैसे आम के पेड़ के फिक्स्ड है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट मूव कर रहा है या जो सर्वेंट है 0,1, और ये जो लाइन दे रही है एक्स एक्सिस इज ए लाइन। अब ये ध्यान रखना है कि जो सर्वेंट मूव करेगा वो इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हमेशा बराबर दूरी पर रहेगा, तो उसका जो पाथ है वो क्या बनता है? एक्स एक्सिस 0,1 is the point here. अब P, जिसको मैं मूविंग पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, बदलेगा ये पॉइंट। सर क्या है, इस पॉइंट के इससे डिस्टेंस एक्स एक्सिस ये रही लाइन है, यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता रखा आपको। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शर्त क्या रखिए, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस बराबर हो, मींस ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। मूविंग पॉइंट्स अपने कोऑर्डिनेट से बदलता है, तो जनरली जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स है उसको हम h, k ले लेते हैं और बाद में h और k को जनरल पॉइंट से चेंज कर देते हैं। h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट x और y भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज द कंडीशन? शर्त क्या है? पी ए इक्वल्स टू पी एल। ध्यान रखना ये लेंथ परपेंडिकुलर है, तो ये ओ एम जो है वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये k होगा 100%। पी ए दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया है। इट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम, दैट इज k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k स्क्वायर। This implies x square minus 2k plus 1 equals to 0. Therefore, locus of P is x square minus 2y plus 1 equals to 0. ये इसका locus है। This is a relation किसमें? x और y के अंदर। Locus is this, but how to identify, इसका नाम क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, इज इट सेकेंड डिग्री इक्वेशन? नंबर 1, इज इट सेकेंड डिग्री इक्वेशन? यस, बट दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x only, केवल x में है, y में नहीं है, क्योंकि x का रेस बहुत है। Second, next question, if it is a second degree equation, is it a circle? No, because the equation of circle is in second degree in x and y both, दोनों में होती है। Next question, parabola. Let us see. You just calculate the value of delta, that is time consuming method. पैराबोला के लिए मैंने आपको हिंट दिया था। यदि इस तरह का इक्वेशन हो तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? दिस इज रीरिटन एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y minus 1, so it is x square equals to 2 times y minus 1. This can be rewritten as capital X square equals to 2 times of capital Y. You can see this. This is the standard form, x square equals to 4ay. So the name of this locus is parabola.
आपको याद दिलाता हूँ वापस। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर यदि आपने रिवाइज किया और नहीं है तो बार बार करना है, उसको देखना है। आपने देखा होगा कि जो पैराबोला का इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी, इस पी को अचीव किया था, वो पी जो पॉइंट मूव कर रहा था वो इस पॉइंट से और इस लाइन से फिक्स्ड डिस्टेंस पे था। ये जो लाइन की जो फिक्स बनी है उसका नाम हमने क्या दिया था, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट फिक्स था उसका नाम हमने क्या दिया था, फोकस। और जो फोकस था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने अल्फा बीटा लिए थे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ली थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वेशन कैलकुलेट की थी x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये काम मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ अल्फा बीटा जो है वो 0,1 का काम कर रहा है और ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस में से किसका काम कर रही है, y इक्वल टू 0 का काम कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपको मालूम है कब, जब आपको पैराबोला की डेफिनेशन मालूम हो, उसकी परिभाषा मालूम हो। तो पैराबोला बना है तो पैराबोला की परिभाषा क्या होगी। यहाँ मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में क्या लिखा था, फाइंड द लोकस, बिंदु पर ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार घूमता है, which moves in such a way that its distance from a fixed point and from a fixed line be equal, then that path is known as parabola. अब find the locus की जगह मैं क्या यूज करूंगा, find the parabola। तो पैराबोला की डेफिनेशन होगी। तो पैराबोला की डेफिनेशन में क्या होगा, पैराबोला is a curve. The point which is lying on the parabola is always equidistant from the given fixed point and the given fixed line. जो point fixed है उसके coordinates चेंज नहीं होंगे, उसका नाम होगा फोकस, और जो लाइन फिक्स्ड है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो ये जो पैराबोला की स्टैंडर्ड थी, जनरल फॉर्म थी, इस इक्वेशन से हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह कौन है, 0,1, तो इट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। डायरेक्ट्रिक्स का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 0 बनाकर यहाँ पर केवल y दे रखा है। दिस इज y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये केवल 1 बनेगा। Now whole square, so when you simplify, y square and y square will be cancelled. You find x square minus 2y plus 1 equals to 0 और वो यही है। इसलिए क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस, और आप जब उसमें ये ज्ञात कर लेते हो, ये फाइंड आउट कर लेते हो, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो पैराबोला की डेफिनेशन है, तो आप सीधे जनरल फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब ये नहीं मालूम हो और आपको लोकस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लोगे h, के, उसके बाद जो है उसमें कंडीशन से अप्लाई करोगे, h और k में रिलेशनशिप आएगा और उसको किससे रिप्लेस करना है, x और y से। ये रिवीजन पार्ट था। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे आज आपको पढ़ाना है, जो मुझे डिस्कस करना है। वापस इसी फिगर पे यहाँ जो ये मूविंग पॉइंट है जिसके डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस PM और PA और PM, यस, ये जो डिस्टेंस है ये जब बराबर हो तो पैराबोला बने, लेकिन जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ये ज्यादा भी हो सकती है, मीन्स it may be like this or it may be like this। ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो हमें मालूम है पैराबोला होगा। यदि ये डिस्टेंस इस तरह से हो या ये डिस्टेंस इस तरह से हो, अब इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूं। ये जो PA इक्वल्स टू PM है, इसको मैंने लिखा PA अपॉन PM इक्वल्स टू 1, इसको इसे डिवाइड किया। सेकेंड पार्ट मेरे पास में सेकेंड चॉइस है PA अपॉन PM, इसको यहाँ से लाओगे तो इक्विलेटरल मार्क होगा। और थर्ड जो है दैट इज
पी ए अपॉन पी एन इज लेस देन 1। यही इस पूरे चैप्टर की जान है। मैंने क्या किया है, इन दोनों दूरियों का अनुपात ले लिया है, रेशियो। यदि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, इसका मतलब उनका जो रेशियो होगा, उनका जो अनुपात होगा, वो 1 के बराबर आएगा। या तो 1 के बराबर आएगा, या 1 से बड़ा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा। जब ये अनुपात 1 से बड़ा होगा तो ये हाइपरबोला होगा, और जब ये 1 से छोटा होगा तो ये एलिप्स बनेगा, और ये बराबर होगा तो ये पैराबोला देगा। और इस अनुपात का एक खास नाम है। दिस रेशियो इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्केंद्रता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब इस पूरे आर्टिकल को मैं वापस रीराइट कर रहा हूं। लोकस बिंदु पर जो देखा आपने किसी पॉइंट का, उसके लिए एक लाइन गिवन है, ax प्लस b1 प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट गिवन है, और ये मेरे पास में मूविंग पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h, k। अब इस पॉइंट के इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। इसको ऐसे सपोज कर लिए, एस पी अपॉन पी एन इक्वल्स टू 1। ये इस पॉइंट पी का जो लोकस बनेगा वो क्या देगा, वो पैराबोला। एस पी अपॉन पी एन इज लेस देन 1। जो आकृति उभरेगी उसका नाम क्या होगा, एलिप्स। एंड एस पी इज लेस, एस पी अपॉन पी एन इज ग्रेटर देन 1। जो आकृति आएगी उसका नाम क्या होगा, हाइपरबोला। और ये जो रेशियो है एस पी अपॉन पी एन, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट, जिसको हमने किससे डिनोट किया, ए से, और इसका जो नाम है दैट इज इसेंट्रिसिटी। हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं। इन तीनों का एक कॉमन नेम है, तीनों को एक साथ एक ही नाम से बुलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सांकव, कोनिक। तो जब कोई कोनिक की बात करता है, सांकव की बात करता है, इसका मतलब ये पैराबोला होगा, या एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा। ये उसी फैमिली के मेंबर्स है। एक पिता के यदि 3 बच्चे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर को बुलाने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है, होते उसी फैमिली के। पैराबोला होगा तो इसकी कोई खास बात होगी, एलिप्स होगा तो इसकी कोई खास बात है, हाइपरबोला है तो उसकी खास बात है। एलिप्स कब बनेगा, जब इसेंट्रिसिटी 1। पैराबोला कब बनेगा, जब इसेंट्रिसिटी 1। एलिप्स कब बनेगा, जब ये लेस देन 1। और हाइपरबोला कब बनेगा, जब ये ग्रेटर देन 1 हो। इसलिए तीनों की जो इक्वेशन बनेगी, ये नाम क्या होगा, इस पॉइंट फोकस, इस लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स। SP is to PN equals to E by definition, परिभाषा से। So SP upon PN equals to E. So SP whole square equals to E square PN square. Therefore x minus alpha whole square plus y minus beta whole square equals to E square
ax plus by plus c upon under root a square plus b square whole square। कौन है? कोनिक। डिटेल में पढ़ेंगे जब शंकु है आपके पास 3D के अंदर। जब आप सलाद खाते हो, खीरा बेलनाकार होता है लगभग, शादी ब्याह में खूब सलाद खाया है, उसकी जो कटिंग होती है वहाँ आपको पूरी 3D और 2D मिलती है, देखना वाला चाहिए। लेकिन उस समय कोई नहीं देखता है, उस समय तो सारे स्टॉल्स पे ध्यान जाता है कि किस किस स्टॉल पे क्या क्या रखा हुआ है। A is 1, then this is the equation of parabola. Less than 1, ध्यान रखना है मैंने लेस देन 1 बोला है। लेस देन 1 का मतलब -∞ to 1 तक नहीं ठोकना उसको। लेस देन 1 रेशियो है, ये दूरियों का अनुपात है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए लेस देन 1 का मतलब जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लेना है। ऐसा नहीं कि ये लेस देन 1 तो इलिप्स नहीं। ग्रेटर देन 1, हाँ इसमें जा सकते हो इन्फिनिटी तक, √2, √3, एनी वैल्यू यू कैन कंसिडर, देन दिस विल बी हाइपरबोला। इन तीनों को क्या बोलते हैं? कोनिक। इसलिए यदि कोनिक की परिभाषा बनानी हो तो आपको स्पष्ट है कि कोनिक की परिभाषा क्यों होगी? उस बिंदु का बिंदु पथ जो दिए गए बिंदु और दी गई रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा अचर होता है, सांकव अर्थात कोनिक कहलाता है। और जो दूरी का अनुपात है वहां पर 3 स्थिति बनती है, 3 केसेस, आइदर बोथ आर इक्वल, one is less than 1, other is greater than 1, then it is parabola or ellipse or hyperbola. It is that. Okay, so this was the brief introduction, संक्षिप्त में परिचय है सांकव का। सांकव इसलिए बोलते हैं क्योंकि शंकु जो है, आप गाजर को शंकु की तरह ले सकते हो और चाकू जो है उसको प्लेन मान सकते हो। कभी मौका मिलेगा तो सलाद बनाएंगे और बताएंगे कि इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कैसे बनते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे बहुत सिंपल और उसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is 1,1, directrix is x plus 2 equals to 0, एंड ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नाम किसका लिया है? इलिप्स का। पैराबोला होता तो एंड नहीं आता, क्योंकि पैराबोला में तो डिस्टेंस इक्वल बन जाएगी। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की जरूरत है। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, तो कोई सी भी एक वैल्यू में लेता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y plus 2 equals to 0 and eccentricity is 1/2. Required equation of ellipse is x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equals 1/2 is e square। डायरेक्ट्रिक्स का लेफ्ट साइड सीधा याद रखना है, x plus y plus 2 upon √1 plus 1 whole square। अभी आना चाहिए कि √1 plus 1 कहाँ से आया? यस, ये 2 बनेगा, यहाँ से इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4 है, 4 to 8, so 8 multiplied by this x square plus y square minus 2x minus 2y plus 2 equals square of this x square plus y square plus 4 plus 4x plus 4y plus 4। कैलकुलेशन चेक करते रहना। और प्लस वेट
प्लस 2x का, यस, टक 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 4x 4y एंड 2x, ठीक। एट एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ कितना बन जाएगा ये, 7x स्क्वायर, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करता हूँ, माइनस 2x वाई एंड प्लस 7y स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 माइनस 12x माइनस 16, ओ माइनस 16 एंड माइनस 4 माइनस का 20 माइनस 16 अगेन माइनस 20y, then this is 16 minus 4 plus का 12 equals to 0। देख लेना कैलकुलेशन। दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन। हमने इसी से स्टार्ट किया, आपको याद है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई बोथ इन 2D। या तो ये पेयर ऑफ लाइंस देगी, या सर्कल, या पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डेल्टा कैलकुलेट करके खुद देखना, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब एक्स वाई का हाफ कोएफिशिएंट माइनस 1, इसका स्क्वायर किया तो 1, ए इंटू बी 7 इंटू 7 49, so x square is less than AB। इक्वेशन गिवन है तो नाम मालूम कर सकते हो, इसके डेफिनेशन मालूम है, ये दो चीजें मालूम है तो आप इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यदि ये टर्म नहीं हो, ये पूरी टर्म, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी जिसमें एक्स वाई टर्म एब्सेंट होती है। आज के लिए इतना बहुत है, आपको पूरा रिवाइज करना है जो मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलिप्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको बताना ज़रूरी था कि जब नाम मालूम हो तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, और इक्वेशन मालूम हो तो उसका नाम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। आपके सिलेबस में जो है वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है, उनकी जनरल इक्वेशन को किस तरह से ट्रेस करना होता है वो आपके सिलेबस में है। लेकिन आपको थोड़ा सा बूस्ट किया है मैंने, ताकि जो पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, और जिनको नहीं आता है, जिनका ज्योमेट्री वीक है, वो थोड़े से हैबिचुअल हो जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को किस तरह से करना है। इसके बाद जितने भी पिछले वाले वीडियोस हैं आप उनको देखते रहिएगा। यदि आपको एक साथ वीडियोस नहीं मिलते कि वो किस जगह है, तो आप YouTube पे जाके SPC GCA टाइप कीजिएगा, उसमें मैथ ढूंढिएगा, और उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको BSc पार्ट 1 के भी वीडियोस है, पार्ट 2 के भी है, पार्ट 3 के भी है। उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है, कैलकुलस भी है, री एनालिसिस भी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी है, सब कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।